हेलो, हेलो। हुँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूँ उदित शर्मा और होप सो आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था ऑडिट के में कि मैं आप सबके लिए रोड मैप लेके आने वाला हूँ, तो वो कल मैं लेके आने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये फिक्स हुआ है कि मैं आप सबके लिए कल के दिन में रोड मैप लेके आऊँगा कि आपको किस टाइप से आपको स्टडी करनी है, आपके पास कितने दिन बचे हैं और आप उसके हिसाब से कैसे अपना बेस्ट दे सकते हो, आपको कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, तो वो सब हम कल डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अब तक हमने दोस्तों क्या-क्या कवर किया है। अब तक हमने जो चैप्टर नंबर 4 एंड 5 है, फॉर फॉर ऑडिट, वो हमने अब तक कवर कर लिया है। और अब तक हमारे ईआईएस की 2 लेक्चर हुए हैं, ठीक है? और आज हम जो है वो अपना ईआईएस का सेशन करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और आज मैं बेसिकली जो चैप्टर नंबर 1 है ईआईएस का, वो इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि कंट्रोल्स होता है, वो मैं अपना कवर करवा दूँगा। इसके बाद में मैं आपको कि आईसीएई मटेरियल में लेके चलूँगा कि कौन-कौन से मतलब जो पार्ट है और आपको कैसे करना है, उसका पूरा हम आज ज़रा डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। सो जल्दी ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। इसके बाद हम सेकंड नंबर चैप्टर में चलने वाले हैं। तो ये अब ये अब तक जो हमने सेशन ले चुके हैं, वो उनकी पूरी रिकॉर्डेड वीडियोज़ है दोस्तों। और जिन्होंने अब तक मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है, वो प्लीज़ देखिए। एंड ऑडिट का जो चैप्टर नंबर 6 है, उसके लिए आपको चैप्टर नंबर 4 एंड 5 भी आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये अब जो ऑडिट के जो भी न्यू चैप्टर होने वाले हैं, सारे को रिलेट होंगे, ठीक है? सो आप सबको अच्छे से पढ़ाई करना है। और जैसे-जैसे मैं क्लासेस लेके आ रहा हूँ, वैसे-वैसे आप सभी को सेशन अटेंड करने हैं और पूरा वीडियो देखना है, स्किप मत करना दोस्तों, क्योंकि मैंने सब कुछ एकदम अच्छे से इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं। जी हाँ दोस्तों, सो आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, पूरा अच्छे से थॉरोली रिवीजन करना है आपको, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बचा है दोस्तों। सो आपको मन लगा के बहुत कुछ करना है, क्योंकि अभी जो कि सफलता की मंजिल है हमारी अभी दूर है। और उसको मंजिल पाने के लिए अब तक हमारे पास जो प्रैक्टिस ट्रेनिंग है, उसके अंदर हमारे पास मिनिमम 2 मंथ्स हैं, ठीक है? सो अब हम कैसे करेंगे वो मैं आपको रोड मैप टू विक्ट्री में बताऊंगा कि आपका क्या हो सकता है, ठीक है? बट आज हम ईआईएस की जो कि अपना नेक्स्ट सेशन होने वाला है, इसमें आज हम कंट्रोल डिस्कस करेंगे दोस्तों। सो आ जाइए जल्दी से जल्दी, और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन कंट्रोल्स। अब तक हमने जो कि ईआईएस था, उसमें पिछली क्लास उसमें क्या पढ़ा था, एक तो बीपी बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन पढ़ा था, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था। और एक हमने एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा था दोस्तों, याद है आपको? एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसका फ्रेमवर्क क्या होता है, और उसके फ्रेमवर्क में टोटल 8 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जहाँ पे रिस्क होता है, वहाँ पे जो कि मैनेजमेंट होता है, तो वो क्या लगाता है, उसको रिस्क मिटिगेट करने के लिए कंट्रोल्स भी लगाता है, ठीक है? तो आज का अपना जो चैप्टर है का जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट नंबर चैप्टर का कंट्रोल्स, वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? सो लेट्स बिगिन। बेसिकली कंट्रोल्स क्या होता है,
आप सभी को पता है कि रिस्क जो होता है उसको मिटिगेट करने के लिए पॉलिसीज एंड प्रोसीजर क्या है, हायर मैनेजमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। तो हम उन्हीं को क्या कहते हैं, कंट्रोल्स कहते हैं। और ये हेल्प जो है वो अपना किस में करते हैं कि जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव होता है वो अचीव किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, और ये जो है रिस्क को प्रिवेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा, डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, और उसको ठीक कर रहा है, डेट मीन्स करेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है। सो सो आओ इसको पढ़ते हैं दोस्तों। या या controls, policies and procedure which is designed to provide reasonable assurance, कि आपको रीजनेबल एश्योरेंस देनी होती है मैनेजमेंट को, क्योंकि आप सभी को पता है कि चाहे कंट्रोल कितने भी अच्छे हैं, क्या मैनेजमेंट है ना एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकता है कि फ्रॉड हो ही नहीं सकता, या उसमें रिस्क इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता? नहीं। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी जो कंट्रोल्स था वो हमने चैप्टर नंबर 4 ऑडिट में डिस्कस किया है दोस्तों। और ये आईटी के जो मतलब कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं वो अपने ऑडिट से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। ठीक है दोस्तों। सो कंट्रोल बेसिकली क्या होता है कि पॉलिसी एंड प्रोसीजर विच इज डिजाइन टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट बिजनेस ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड, कि ये जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है वो अचीव आपके हुए हैं कि नहीं हुए, एंड अनडिजायर्ड इवेंट्स आर प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड एंड करेक्टेड। कि मतलब ये जो कंट्रोल है वो अब कि जो मैनेजमेंट होता है वो रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता है कि जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव किया जा रहा है, और जो अनडिजायर्ड इवेंट है दैट मीन्स रिस्क आर प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड एंड करेक्टेड। ठीक है। यह था हमारा कंट्रोल की डेफिनेशन। अब आते हैं नेक्स्ट, अप्लाइंग आईटी कंट्रोल। यहाँ पे आईटी का मतलब इंटरनल कंट्रोल नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आईटी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंट्रोल। यहाँ पे बच्चे पढ़ने में गलती करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आईटी को क्या बोलते हैं, इंटरनल कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है। बट यहाँ पे बेसिकली क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेट मीन्स आईटी की बात कर रहा है, क्योंकि ये जो अपना कॉन्सेप्ट है वो हम आईटी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ये अब जो आईटी कंट्रोल है तो उनको अप्लाई करना है। ठीक है। तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई कंट्रोल एज पर पॉलिसीज प्रोसीजर एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड कॉन्फ़िगर इट विद इन आईटी सॉफ्टवेयर एज यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन। कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करे, कंट्रोल को आइडेंटिफाई करे एज पर पॉलिसीज प्रोसीजर एंड इट्स स्ट्रक्चर। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का क्या है उसका पॉलिसीज हैं, उसका मतलब क्या है, प्रोसीजर क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, एंड उसको क्या करना है कि कॉन्फ़िगर करना है, किसको करना है, आईटीज को में जो आपने कंट्रोल लगाने वाले हो तो उनको कॉन्फ़िगर करना है। कि यार जैसे कि आप जानते हो कि आप कोई लैपटॉप परचेज करते हो, ठीक है, तो आप तो उसमें क्या ऑटोमेटिकली पहले विंडो होती है? नहीं, उसमें विंडो इंस्टॉल की जाती है और उसको कॉन्फ़िगर किया जाता है। ठीक है। एंड डिफरेंट ऑप्शन फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड डिफरेंट ऑप्शन फॉर इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल एज पर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। कि जो कि कंट्रोल्स होते हैं वो अपने को डिफरेंट ऑप्शन में हो सकते हैं फॉर इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल एज पर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। मतलब कि मैनेजमेंट की क्या स्ट्रेटेजी है रिस्क को लेके, उसके बेसिस पे क्या होता है, कंट्रोल डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है। और आपको सभी को पता है कि रिस्क को लेके मैनेजमेंट की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्या रेस्पॉन्सेस होते हैं, ये हमने ईआरएम फ्रेमवर्क में भी पढ़ा था।
और उसमें बेनिफिट्स में भी पढ़ा था कि ये जो है वो हमारा रिस्क रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। ठीक है, वो प्लीज़ अगर जिसको नहीं पता वो मेरी पिछली वीडियोस देख के आइएगा दोस्तों। हम पढ़ते हैं आगे, अच्छे से डिटेल में कवर किया है। तो आईटी जो कि कंट्रोल्स होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जनरल कंट्रोल्स एंड सेकंड वन इज एप्लीकेशन कंट्रोल। तो जो जनरल कंट्रोल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, मैक्रो इन नेचर होते हैं। मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो वाइडली यूज किए जाते हैं कंट्रोल्स का इन एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कि इसको अपन इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो मतलब जितनी भी आईटी से है ना रिलेटेड एक्टिविटीज है, तो मतलब उनमें सारों में इसका क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, एप्लीकेबल ऑन ऑल एप्लीकेशन एंड डाटा रिसोर्सेज, कि मतलब ये सारे एप्लीकेशन पे एप्लीकेबल होता है एंड डाटा रिसोर्सेज। एप्लीकेशन कंट्रोल क्या होता है, स्पेसिफिक होता है टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कि ये जो एप्लीकेशन कंट्रोल जो है वो क्या है कि लगाए जाते हैं किसके लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए। और ये अपना क्या हो गया, माइक्रो इन नेचर हो गया। क्यों, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया, माइक्रो इन नेचर। और इसके एग्जाम्पल आ गए पैरोल एंड बिजनेस प्रोसेस। अब हम पढ़ने वाले हैं जनरल कंट्रोल्स। जनरल कंट्रोल्स को बेसिकली जैसे मैंने बोला अभी इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल भी कहते हैं, विच परवेड अक्रॉस डिफरेंट लेयर्स ऑफ आईटी एनवायरनमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। कि ये क्या होता है, स्प्रेड होता है अक्रॉस डिफरेंट लेयर्स ऑफ आईटी एनवायरनमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, आईटी एनवायरनमेंट होते हैं, और जो इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो की लेयर्स बनी होती है, उन सारों में क्या होता है, इनका यूज होता है। ठीक है, एंड अप्लाई टू ऑल सिस्टम एनवायरनमेंट। ठीक है, ये अपने इस पूरे सिस्टम एनवायरनमेंट पे अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट, अब आता है जनरल कंट्रोल इंक्लूड्स। दैट मीन्स यहाँ पे इंक्लूड वर्ड है बेटा, तो सिर्फ ये इतने हो जरूरी नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, डिफर करते हैं कि आपका किस टाइप का आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों। ठीक है, आप किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, उसकी साइज क्या है, तो ये सब के ऊपर क्या है, ये जो फैक्टर्स होते हैं इनके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपको अगर एग्जाम में मार्क्स लाने हैं तो आपको यही 8 पॉइंट लिखने हैं, 8 to 9 पॉइंट है इसके। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। फर्स्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। आपको नाम से ही पता चल रहा है सिक्योरिटी पॉलिसी, डेट मीन्स कि इंफॉर्मेशन को क्या प्रोवाइड करना है, सिक्योरिटी। कि मतलब हैकर्स ना हो, कोई भी अनऑथोराइज एक्सेस ना हो। ठीक है, इस टाइप के रूल्स एंड लॉज बनाए जाते हैं कि जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो मतलब उनको उनको किस टाइप से मैनेज किया जाए, और उनको किस टाइप से प्रोटेक्ट किया जाए, और उनको किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ठीक है, So, so let's read how to protect a company's information asset. अब ये कंपनी के लिए तो बेटा क्या है, जो इंफॉर्मेशन होती है वो एज एसेट होती है। क्यों, क्योंकि इनका बहुत सारा यूज होता है अपना डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, और आपको कोई काम करना है कि नहीं करना है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाने में। सो ये कंपनी के लिए क्या होता है, इंफॉर्मेशन एसेट होता है। ठीक है, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाना है वो अपना इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी बताता है। एंड इट सेट करता है ऑफ लॉज, rules and practices that regulate how assets including sensitive information are managed, protected and distributed within user organization। एक कट रहा था यहाँ पे, विद इन यूजर ऑर्गेनाइजेशन। कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूजर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कैसे मैनेज किया जाता है,
कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज के लिए प्रिपेयर की जाती है दोस्तों। नाउ नेक्स्ट सेकंड कंपोनेंट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस एंड ऑथेंटिकेशन। अब आप सभी को पता है कि जो आईटी एनवायरनमेंट होता है उसमें हैकर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर जो इंफॉर्मेशन है या आपका आईटी सिस्टम है लगे हाथों, मतलब किसी के या ना गलत हाथों में चला गया, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, क्योंकि जैसा आपका लैपटॉप है तो हो सकता है कि उसमें या ना कुछ प्राइवेट चीज़ें भी हो, प्राइवेसी भी हो आपकी। तो अगर मतलब किसी ऐसे बंदे के पास में क्या है कि एक्सेस अगर चला जाए, तो फिर वो क्या होता है, अपना सिस्टम लीक हो जाता है, अपना सिस्टम करप्ट हो जाता है, और आपको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, आओ तो इससे पढ़ते हैं कि ओनली ऑथोराइज्ड पर्सन have access to the system and action they can take, कि जो ऑथोराइज पर्सन होता है तो सिर्फ उन्हीं के पास एक्सेस रहना चाहिए टू फॉर सिस्टम एंड दे टेक एंड एक्शन दे कैन टेक। और वो क्या है कि अगर कुछ ऐसा वैसा हो तो वो क्या है कि उसकी रिगार्डिंग एक्शन ले सकते हैं, जो कि ऑथोराइज पर्सन होते हैं। क्लियरली डिफाइन लेवल ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ यूजर, कि ये क्या करता है, डिफाइन करता है व्हाट लेवल ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ यूजर्स, कि जो यूजर है वो किस टाइप से इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, उसका क्या लेवल है, और उसकी ऑथेंटिकेशन क्या है, मतलब कि किसी ऑथोराइज्ड, मतलब कि जो उसको ऑथेंटिकेट करने वाला है तो वो कोई ऑथोराइज पर्सन है या उसका अनऑथोराइज पर्सन ने उसको क्या किया, ऑथेंटिकेट किया है। ठीक है, तो इसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, मतलब एक क्या होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना सेकंड कंपोनेंट। अब आते हैं थर्ड नंबर कंपोनेंट। ये जो बेसिकली है वो अपना आईएसए मटेरियल की लैंग्वेज है बेटा, बट इसको क्या है, आपकी मेन एग्जाम पर्पस में जब आप 1.5 डेज में रिवाइज करोगे तो आपको उस टाइम हेल्प करने की, जो कि थिंक को लेके बनाया गया है, कि आपको मेन एग्जाम में 1.5 डेज रिवीजन मिलेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि आप 400 पेजेस पढ़ लोगे, नहीं, क्योंकि आपको एसएम भी पढ़ना होता है। सो इसमें भारी दिक्कतें ना हो, इसलिए ये जो रिवीजन नोट्स है वो क्या है, आपके लिए प्रिपेयर किए गए हैं दोस्तों। ठीक है। अब आता है थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम एक्विजिशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, कि अब जैसे कोई भी आईटी सिस्टम है और उसका आपको कंट्रोल्स लगाना है, तो उसके लिए आपको क्या है कि आपको वो चीज़ें एक्वायर करनी पड़ती है, जो भी क्या हो, नेसेसरी हो आपके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और फिर उसको क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, थ्रू मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट एस्टेब्लिश करता है एक्विजिशन स्टैंडर्ड दैट एड्रेस करता है सिक्योरिटी, फंक्शनलिटी एंड रिलायबिलिटी इश्यू रिलेटेड टू सिस्टम एक्विजिशन, कि ये ऐसा बोल रहा है कि जो मैनेजमेंट है वो एक्विजिशन स्टैंडर्ड बनाता है कि आपको किस बेसिस पे क्या है एक्वायर करना है सिस्टम को, और आपको किस टाइप के कंट्रोल्स लगाने हैं, सो डैट उसमें क्या हो, सिक्योरिटी हो, मतलब उसमें सिक्योरिटी का क्या लेवल होगा, उसमें फंक्शनलिटी या ना किस बेसिस पे होगी, और उसका रिलायबिलिटी का लेवल कितना होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, स्टैंडर्ड बनाया जाता है और स्टैंडर्ड को फिर एक्चुअल से मैच किया जाता है, और फिर जहाँ कहीं भी अगर डेविएशन आए, अब देखो बेटा, जहाँ पे भी कंट्रोल्स वर्ड आता है, मैं बार बार बोला था ऑडिट में भी कि आपको डेविएशन वर्ड यूज करना है। ठीक है, तो जहाँ पे भी अगर आपको डेविएशन दिखे तो उसको फिर आपको रिएक्टिफाई करना है, उसको क्या है, खत्म करना है दोस्तों। ठीक है, एक बार मैं फिर से आप सभी को बता रहा हूँ कि ये बेसिकली आईसीआई की लैंग्वेज है, बट मैं फिर भी एक बार प्रेफर करूँगा
कि जिसने भी अगर एक बार भी अगर ऐसे मटेरियल पढ़ा नहीं है तो प्लीज एक बार तो वो रीड मांगता है दोस्तों। हाँ ये है कि अगर आप रिवीजन वीडियोस ये जो मैं मतलब आपको दे रहा हूँ रिवीजन सेशन, ये सारी वीडियोस देखने के बाद अगर आप बुक्स पढ़ोगे, बुक्स पढ़ने जाओगे तो आपको बहुत इजी लगेगा दोस्तों, और ये जो नोट्स है वो आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट पे, चेंज मैनेजमेंट। अब इसमें बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि आप सभी को पता है कि डेली मार्केट में न्यू न्यू क्या आती है, टेक्नोलॉजी आती रहती है। ठीक है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज है, तो मतलब उनको भी क्या है ट्रेंड बेसिस पे या जो चेंजेस हुए हैं तो फिर उन चेंजेस के बेसिस पे उनको भी चेंज करना पड़ेगा, करेक्ट। अगर वो चेंज नहीं करेंगे तो क्या वो मैच कर पाएंगे इंडस्ट्री से? नहीं। तो इसलिए क्या है कि मैनेजमेंट को जो टेक्नोलॉजी होती है वो चेंज करनी पड़ती है, कि जैसे उसमें कोई भी अपग्रेडेशन होता है, कि जैसे आपका लैपटॉप है, ठीक है, अब आप सभी को पता है कि उसमें अपडेशन आते रहते हैं विंडोज़ में। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो आपको क्या अपडेशन आते रहते हैं, और अगर मान के चलो आप 2 दिन इग्नोर कर दोगे उसको, नहीं करेंगे अपडेट, थर्ड दिन नहीं करेंगे, तो जब आप उसको शट डाउन करने जाओगे, आप उसको रिस्टार्ट करने जाओगे तो फिर वो क्या होता है बेटा, ऑटोमेटिकली अपडेट होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी रिक्वायरमेंट है सो दैट वो स्मूथली वर्क कर सके। ठीक है, सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसमें क्या है कि जैसे भी एनवायरनमेंट में चेंजेस होता है तो उसको भी चेंजेस करना क्या होता है, कंपल्सरी होता है। सो डिप्लॉयड आईटी solution and its various component must be changed in tune with the changing needs as per changes in technology environment। कि मतलब जैसे टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट में चेंज हुआ तो जो आपने स्टार्टिंग में आईटी सॉल्यूशन और उसकी कंपोनेंट को जो भी डिप्लॉयमेंट किया था, यूज किया था, उसको लगाया था, तो वो आपको क्या करने पड़ेंगे, चेंजेस करने पड़ेंगे। बिजनेस प्रोसेस, रेगुलेटर्स, compliance requirement and changing needs of users। ठीक है, कि मतलब जो यूजर्स हैं वो मतलब क्या है कि उनकी नीड भी चेंज हो गई, और बिजनेस प्रोसेस चेंज हो गया, और उसका रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो था मतलब उसकी लॉज एंड रेगुलेशन भी चेंजेस हो गए। सो आपको उन सभी के बेसिस पे क्या है अपनी टेक्नोलॉजी में भी चेंजेस करना पड़ता है, और अगर टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो आपको कंट्रोल्स भी चेंज करने पड़ते हैं, एंड इट अफेक्ट करता है लाइव एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि जो कि अब आप सभी को पता है कि जैसे आप चेंज कर रहे हो तो जो मतलब पहले था उसका एनवायरनमेंट तो क्या अपना वही रहने वाला है? नहीं। तो वो क्या होगा, चेंज होगा, उसमें भी क्या आएगा, अफेक्ट आएगा। ठीक है, चेंज मैनेजमेंट process should be implemented to ensure smooth transition to new environment covering all key changes। कि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था अभी कि मतलब अगर आप टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते रहते हो तो आपका जो कि वर्क है आपका, मतलब जैसे कि आपका खुद का लैपटॉप है, कि जैसे ही आप उसको अपडेट करोगे तो वो स्मूथली काम करने लगेगा। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। All changes properly approved by management and test before implementation। कि जो भी चेंजेस होते हैं तो उसको पहले अप्रूव किया जाता है बाय मैनेजमेंट के थ्रू, और फिर उसको टेस्ट किया जाता है बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। अब ऐसा तो है नहीं डायरेक्टली उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, कि अब आप सभी को पता है कि मार्केट में अगर कोई भी न्यू चीज़ आती है तो क्या उसको बिना चेक किए ही मतलब सब कुछ कर देते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं? नहीं।
सबसे पहले उसको चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है लैब में। उसी प्रकार ऑर्गेनाइजेशन को जो भी टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट क्या हुए, चेंजेस हुए, तो जो मतलब पहले उनको टेस्ट करना पड़ेगा कि जो उसने न्यू किया है, मतलब जो भी उसने चेंजेस सारा लगाए हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसके बाद उसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। 1 मिनट का ब्रेक है दोस्तों, पानी पी लो। बैकअप एंड रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी। अब आप सभी को पता है, आपके चाहे लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, उनमें सभी में क्या होता है बेटा, बैकअप ऑप्शन होता है, उसमें रिकवरी का भी ऑप्शन होता है। कि जस्ट अगर आपका सिस्टम करप्ट है तो आप क्या उसका अगर पहले से बैकअप बना हुआ है तो आपको अपना डेटा अगेन मिल जाएगा। और अगर आपने बैकअप नहीं बनाया है दोस्तों, तो फिर आप अपना डाटा लॉस कर दोगे। ठीक है। अब इसको ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज से समझो कि जो मतलब उनका तो मतलब पूरा काम ही आईटीज में होता है। ठीक है, कंप्यूटर बेसिस पे होने लगा है आजकल। तो फिर क्या है कि जो उनकी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो क्या उनकी लीक हो सकती है, डेटा चोरी हो सकता है, या फिर उसमें हैकर्स आ जाते हैं, या फिर ऑटोमेटिकली ही है ना किसी डिफ़ॉल्ट की वजह से उसमें क्या हो गया कि डिलीटेशन आ गया, या फिर किसी एम्प्लॉय के थ्रू उसको डिलीट ना कर दिया गया या मैनिपुलेट कर दिया गया। तो इससे आपकी जो फाइल्स है वो अगर बैकअप उनका नहीं बना हुआ है तो वो आपके सिस्टम से क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, और आप उसको रिकवर भी नहीं कर पाओगे। और अगर आपका डाटा लॉस हो गया तो फिर क्या ऑर्गेनाइजेशन जो इंफॉर्मेशन उस डेटा से अपने को मिल सकती थी क्या वो मिलेगी। तो इससे आपका बिजनेस भी क्या होगा, अफेक्ट होगा। और अगर पूरा ही डेटा लॉस हो गया तो हो सकता है कि आपका बिजनेस भी बंद हो जाए, बिजनेस की कॉन्टिन्यूटी पे भी, गोइंग कंसर्न पे भी सवाल आ जाता है। ठीक है, तो आओ अब हम इसको पढ़ते हैं। Resiliency of organization operation ensure करता है by having appropriate business continuity इंक्लूडिंग बैकअप, रिकवरी एंड ऑफसाइट डाटा सेंटर। की मतलब जो कंपनीज होती है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसका क्या होना चाहिए, एक बैकअप सिस्टम होना चाहिए उस, सो डेट वो क्या कर सके, अपना रिकवरी कर सकें। एंड ऑफसाइट डाटा सेंटर में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, मतलब इन सभी का एक क्या होना चाहिए, एक अलग से डाटा सेंटर होना चाहिए। ठीक है। बिजनेस कॉन्टिन्यूटी कंट्रोल्स जो है वो एंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रिवेंट इंटरप्शन। कि आपने बिजनेस कॉन्टिन्यूटी कंट्रोल्स अगर लगाए हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो इंटरप्शन होने वाले थे डाटा लॉसेस के कारण, तो क्या वो होंगे नहीं होंगे, वो क्या हो सकते हैं, प्रिवेंट हो सकते हैं, वो उनको खत्म कर सकता है, रोक सकता है। एंड प्रोसेसिंग कैन बी रिज्यूम्ड इन एन एक्सेप्टेबल पीरियड ऑफ टाइम। कि अगर मान के चलो कि आपने डेटा लॉस कर लिया, तो मतलब अगर आपका बैकअप बना हुआ है तो आप उसको बैकअप को वापस आना रिकवर कर लोगे। हाँ, हो सकता है कि आपको बैकअप रिकवर करने में और जो डाटा उसको फाइंड आउट करने में 2-3 घंटे लग जाए, 4-5 घंटे लग जाए, एक दिन लग जाए। तो एक एक्सेप्टेबल पीरियड ऑफ टाइम में है वो बिजनेस प्रोसेस को क्या किया जा सकता है, रिज्यूम किया जा सकता है। जो कि उस बेसिस के जो इंफॉर्मेशन थी उसकी बेसिस के ऊपर क्या है, कुछ भी
मतलब ऑर्गेनाइजेशन को करना था, तो वो पॉसिबल हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कि अब जैसा कि पता है आपको, अगर एप्लीकेशन है तो फिर आपका क्या होगा, सॉफ्टवेयर भी होगा। ठीक है। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली आप जैसे प्ले स्टोर में भी आप क्या करते हो कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, तो वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों। ठीक है। तो उनका मतलब प्रॉपर पहले तो डेवलपमेंट होना चाहिए और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन। कि अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर अपना खुद का कोई भी एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर बना रही है, ठीक है, उसको डेवलप कर रही है, तो उसका प्रॉपर डेवलपमेंट होगा सो दैट उसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इफ डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड किया जाता है, तो इट कंट्रोल्स किया जाता है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। कि सबसे पहले एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का। ठीक है। उसको यूज करते हुए इसको कंट्रोल किया जाता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो अच्छे से डेवलप हुए हैं कि नहीं हुए, वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हुए हैं कि नहीं हुए। तो ये जो सेट स्टैंडर्ड है वो हेल्प करता है फॉर कंपैरिजन। ठीक है। कि आप उसको कंपेयर कर सकते हो। एंड इट इंश्योर करता है developed software according to established policies and procedure of the organization। कि जो डेवलप सॉफ्टवेयर है वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर मतलब हम क्या है पहले यूज करते हैं उनका स्टैंडर्ड बनाया जाता है। तो वो स्टैंडर्ड किस बेसिस पे बनता है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। ठीक है। फिर आपका पॉइंट आता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी। ठीक है। तो आप सभी को पता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी जो है वो किसी सॉफ्टवेयर में कितना इम्पोर्टेंट होता है। और आप सभी जानते हो कि आपका डेटा चोरी हो सकता है। ठीक है। अनऑथोराइज एक्सेस। ठीक है। और जो है ना डेटा प्रोवाइड है वो मतलब जो कि ऑथोराइज पर्सन है तो उसी को है कि नहीं है, एक्सेस किसके पास है। तो दिस इज अ वेरी क्या है, इम्पोर्टेंट फैक्टर आल्सो। नेक्स्ट पॉइंट, इंसिडेंट रेस्पॉन्स एंड मैनेजमेंट। कि अब आप सभी को पता है कि अगर आईटी फेल हुआ, आईटी सिस्टम, तो ये एक आपका बहुत बड़ा क्या होता है, इंसिडेंट होता है। और इसका इम्पैक्ट कुछ भी हो सकता है। तो आपको उसके जो भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है तो आपको उसके अगेंस्ट क्या करना पड़ता है, रेस्पॉन्ड करना पड़ता है एंड उसको मैनेज करना पड़ता है एज पर प्री डिफाइंड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। डैट मीन्स आपको प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ती हैं जो प्री डिफाइंड होती हैं। तो वेरियस इंसिडेंट क्रिएटेड ड्यू टू फेलियर ऑफ आईटी। ठीक है। दीज इंसिडेंट नीड टू बी रिस्पॉन्डेड एंड मैनेज्ड एज पर प्री डिफाइंड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। ठीक है। कि ये जो है वो मतलब उनके अगेंस्ट रेस्पॉन्ड करना पड़ता है एंड उनको मैनेज करना पड़ता है एज पर प्री डिफाइंड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। नेक्स्ट पॉइंट 9 नंबर, यूजर ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन ऑफ ऑपरेशनल पर्सनल। अब आप सभी को पता है कि आईटी डिपार्टमेंट है तो उसमें जो भी काम करने वाले होंगे तो उनको पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा। अब वो क्वालिफाइड है कि नहीं है, कि अब उनको पता है कि नहीं है कि कैसे सिस्टम को ऑपरेट करना है।
और गाना कैसे उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है, उसका कैसे यूज़ होना है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो भी आईटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है, तो उसके लिए ट्रेनिंग सेशन चलाए जाते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। So, personnel deployed have required competency and skill set होनी चाहिए to operate and monitor करें आईटी environment। competencies क्या होनी चाहिए, consistent होनी चाहिए with the competencies required by organization, कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन को क्या कॉम्पिटेंसी चाहिए, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो उसके कंसिस्टेंट होनी चाहिए दोस्तों। Training may be used as a tool to develop competency to work IT environment, कि आप जो है वो ट्रेनिंग को क्या करते हो, यूज करते हो एज ए टूल टू डेवलप कॉम्पिटेंसी टू वर्क इन आईटी एनवायरनमेंट। अब आता है एप्लीकेशन कंट्रोल। हमने जनरल कंट्रोल अच्छे से पढ़ा है, इसके 9 कंपोनेंट पढ़े हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट थे। 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है अकेले में, व्हाट इज जनरल कंट्रोल एक्सप्लेन, और इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। एप्लीकेशन कंट्रोल बेसिकली देखो क्या होता है, कि सबसे पहले आपको एप्लीकेशन समझना पड़ता है। तो एप्लीकेशन क्या होता है, एक अपने को इंटरफेस होता है ये बिटवीन यूजर एंड बिजनेस फंक्शन के बीच में, कि जो एप्लीकेशन है वो किस टाइप से वर्क करता है, एज अ इंटरफेस वर्क करता है बिटवीन यूजर एंड बिजनेस फंक्शन। तो ये दोनों के बीच का काम करता है, दोनों के बीच में इंटरफेस है जो क्या है कि कम्युनिकेट करता है और इनको इंटरलिंक करता है, ठीक है, यूजर एंड बिजनेस फंक्शन को। सो एप्लीकेशन कंट्रोल क्या हो गए दोस्तों, एप्लीकेशन कंट्रोल इम्प्लीमेंट किए जाते हैं इन एप्लीकेशन to prevent, डिटेक्ट एंड करेक्ट व्हाट एरर्स, ठीक है, जो एरर्स है तो उनको क्या है प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए एंड करेक्ट करने के लिए क्या है इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। एंड इट इज बिल्ट इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड एरर्स टू एंश्योर एक्यूरेट एंड रिलायबल प्रोसेसिंग, कि मतलब इसको बिल्ड किया जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में टू एंश्योर करें एक्यूरेट एंड रिलायबल प्रोसेसिंग, की जो प्रोसेसिंग है वो अपना एक्यूरेट हो रहा है एंड रिलायबल हो रहा है। इसके एग्जांपल्स हैं, ये देखो, डाटा एडिट करना, बैलेंस ऑफ प्रोसेसिंग टूल एंड ट्रांजैक्शन लॉगिंग, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल है, बेसिक एग्जांपल है दोस्तों। ये हमारा कंट्रोल का जो कॉन्सेप्ट था वो अपना कंप्लीट हुआ दोस्तों। होप सो आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। मैं अब आपको एक बार ऐसे मटेरियल में लेके चलता हूं दोस्तों, कि इस कॉन्सेप्ट में, इस चैप्टर में और क्या क्या बचा है और हमें क्या करना है, कौन सी चीज़ें मैं आप सभी को करवाने वाला हूं दोस्तों। सो डोंट वेरी, बिकॉज आई एम हियर फॉर यू। एक बार मैं आप सभी को इससे गो थ्रू करा देता हूं दोस्तों। ये मैंने खोल लिया अपना स्टडी मटेरियल। ये देखो, हमने स्टार्टिंग में बिजनेस प्रोसेस पढ़ा था, ठीक है, और फिर इसकी कैटेगरीज पढ़ी थी दोस्तों।
क्या हो गया? वेट। हाँ। सो फिर हमने इसमें ऑटोमेशन इसमें पढ़ा था, बीपी क्या होता है और फिर इसको क्या-क्या अफ़ेक्ट करता है। फिर हमने इसके बेनिफिट इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि ये आपके लास्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। सो सिर्फ़ आपकी एक बार बेसिक रीडिंग से भी इसमें से काम चल जाएगा दोस्तों। सो डोंट वरी, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा क्योंकि बेसिकली आयसे जो है वो क्वेश्चन रिपीट नहीं करती हैं। और इसको ऑटोमेटेड क्यों इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है, ये सब आपको में से आप इसमें से बेनिफिट में से ही क्या कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो, ठीक है। और इसके बेसिकली चैलेंजेस क्या होते हैं, ये भी एकदम बेसिक चीज़ें हैं। और फिर बीपीए इम्प्लीमेंटेशन, दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है दोस्तों। इसके टोटल 8 स्टेप थे। फिर ये बेसिक रिस्क की मतलब क्या-क्या रिस्क होते हैं, क्या-क्या कंट्रोल्स होने हैं, वो सब है दोस्तों, जो बिज़नेस प्रोसेस से अपना रिलेटेड होते हैं। एंड रिस्क एंड कंट्रोल्स दोस्तों हम हर चैप्टर के लास्ट में कवर करेंगे जब हमारे पास टाइम होगा। बिकॉज़ आप सभी को पता है कि रिस्क एंड कंट्रोल में से सिर्फ़ एक क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है? तो वो कहीं से भी आ सकता है दोस्तों, रिस्क एंड कंट्रोल्स वाला। हाँ, इसमें एक फिर बेसिक जो है, एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वो कौन-सा होता है दोस्तों? ये तो हमने रिस्क मैनेजमेंट वाला तो पढ़ लिया है दोस्तों, ईआरएम, ये आ गया, ये देखो, अच्छे से कवर किया है। फिर हमने कंट्रोल्स कर लिए आज। अब ये आपको बेसिकली ऐसे 315 बोल रहा है दोस्तों, ऐसे 315 इसमें 5 कंपोनेंट होते हैं जो हमने ऑलरेडी ऑडिट में डिस्कस किया है दोस्तों। सो ये आपकी सेल्फ रीडिंग से हो जाएगा। अगर आपने मेरी चैप्टर नंबर 4 की रिवीजन वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए क्योंकि इसमें भी वो क्वेश्चन आ सकता है। तो एक बार आपको चैप्टर नंबर 4 तो मैंने कहा ही था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सो एक बार उसको पढ़िए, सारी क्लासेस देखिए, उसको एक-एक, दो-दो बार देख लो सो दैट आपके जो कॉन्सेप्ट हो वो माइंड में सेट हो जाए। कि आप ऐसे फिर खुद से बोलने लग जाओ, अरे हाँ वहाँ पे ऐसे था, ठीक है। तो ऐसे 315 में इसको कवर किया था और इसके 5 कंपोनेंट होते हैं। एक तो कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेस करना, ठीक है, उसके बाद कंट्रोल एक्टिविटीज, इसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड लास्ट वन इज मॉनिटरिंग। फिर इसकी लिमिटेशन दी हुई है दोस्तों। रिस्क एंड कंट्रोल्स फॉर स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस, ये जैसे कि मैंने अभी आप सभी को बोला कि जो रिस्क है और जो कंट्रोल्स हैं हर चैप्टर के हम लास्ट में करेंगे क्योंकि इसमें से सिर्फ 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना है एक मेन एग्जाम में। तो हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों और लास्ट में जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट होंगे हम उनको डिस्कस करते ही चलेंगे, ठीक है। ऐसे 315 आप सभी को करना है। इसमें लास्ट एग्जाम में फिक्स असिस्ट वाला भी आया था दोस्तों, वो भी इसी चैप्टर में से था, फिक्स एसेट वाला। उसके आपको रिस्क एंड कंट्रोल्स बताने थे, बट हो सकता है कि इस बार आपको जो है वो चैप्टर नंबर 2 से आपको रिस्क एंड कंट्रोल दिखे या फिर चैप्टर नंबर 3 से।
या फिर चैप्टर नंबर 5 से, क्योंकि आपके मई 2022 में जो आपको रिस्क एंड कंट्रोल दिखे थे वो आपको चैप्टर नंबर 5 से ही दिखे थे। लास्ट अटेम्प्ट में आपको चैप्टर नंबर 1 से आया है, और इस बार होप सो कि आपको जो चैप्टर नंबर 3 है या फिर सेकंड है वहाँ से आपको दिखने को मिले दोस्तों। सो जो हमारा फोकस होगा वो चैप्टर नंबर 1 के जो बेसिक कंट्रोल्स हैं उनके ऊपर थोड़ा कम होगा ज़रूर दोस्तों, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। अपना एक एक मार्क्स की दोस्तों लड़ाई है। फिर आता है अपना फ्लो चार्ट का कॉन्सेप्ट एंड डाटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, तो फ्लो चार्ट बेसिकली मैंने ऐसा सोचा है दोस्तों कि आप सभी को मैं एग्ज़ाम टाइम में इसको कवर करवाऊँ, और आपको सभी को इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाऊँ दोस्तों। ठीक है, क्योंकि फ्लो चार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। सो और मैंने देखा है पास्ट ईयर की उसका पेपर एनालिसिस किया था, तो फ्लो चार्ट जो है वो लास्ट 4-5 अटेम्प्ट से देखने को नहीं मिला है। तो हो सकता है कि इस बार इस चैप्टर में से 6 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो फ्लो चार्ट में से आए, और मैं फ्लो चार्ट मेन एग्जाम में करवाऊंगा सो डेट आपको रिमेंबर रहे। ठीक है, और अगर उससे पहले मेरे को टाइम मिलता है तो मैं उससे पहले लेके आने की भी कोशिश करूंगा दोस्तों। ठीक है, फ्लो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डीएफडी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसमें से मैंने तो कभी नहीं देखा कि इसमें से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको फ्लो चार्ट अच्छे से करना है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप बोलोगे तो अभी डाल दूंगा इसका पीडीएफ बना के कि आप 100 डेट इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन ना करके लेके आओ। सो अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उसकी बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम जो ग्रुप है तो मैं उसमें डाल दूंगा। ठीक है, और मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम ग्रुप का क्या दे दूंगा, लिंक दे दूंगा दोस्तों, सो डेट आप अच्छे से कर सको कवर। ठीक है, इसमें आपको एक आ गया अपना, एक तो कंपनी एक्ट आ गया और इसमें एक आ गया आईटी एक्ट। ठीक है, तो ये आपका जो ये बेसिक है वो कौन कौन से क्राइम चलते हैं। ठीक है, तो इसमें वैसे समझाने वाला कुछ नहीं है। हैकिंग्स क्या होती है और कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस क्या होते हैं, मैं आपको ये थोड़ा एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ कि कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस क्या होते हैं। बेसिकली हम मतलब कैसे डील करते हैं। हैरेसमेंट वाया फेक प्रोफाइल ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट, कि जैसे आप सभी को पता है कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सारी की सारी जगह पे फेक प्रोफाइल चलती है दोस्तों। अभी आप देखोगे, नरेंद्र मोदी सर्च करोगे, आपको उसकी ट्विटर हैंडल पे कितने सारे आपको फेक अकाउंट मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और फिर जो ये फैक्ट पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, जो कि अपना ऑडियंस होता है, पब्लिक होता है, तो उनको मैनिपुलेट करने का काम करता है दोस्तों। और मतलब ऐसा आपको फेसबुक पे अदर्स भी फेक प्रोफाइल होती है कि मतलब ऐसे पता ही नहीं चलता कौन लड़की है कौन लड़का है। ठीक है, तो आपको फेक प्रोफाइल से फिर वो क्या करते हैं कि मैनिपुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसा दिखाते हैं कि जैसे मतलब बहुत सारे आजकल तो केसेस है। एक केस में आपको बताता हूँ कि जैसे कि मतलब बहुत चला था वो, कि मतलब आपको लड़की का या लड़के का मैसेज आता है और वो उसकी फेक प्रोफाइल आती है, और उसमें वो आपको ऐसे पिक्चर क्लिक करके मतलब किसी भी हॉस्पिटल की मतलब पिक्चर क्लिक कर ली और आपको उसको भेज देते हैं, और बोलते हैं कि पैसे चाहिए, मेरे फादर ऐसे हैं। और फिर आप फादर के इमोशन में आके आप उसकी हेल्प करते हो, और फिर वो आपके पैसे आपको लूट के चले जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है, हैरेसमेंट होता है वाया फेक प्रोफाइल ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट। फिर सेकंड आता है अपना अपना ईमेल हैकिंग,
कि आपका ईमेल अकाउंट भी हैक हो सकता है दोस्तों। ठीक है। एंड फिर आता है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। जैसे कि आप सभी को पता है कि सारे बैंक जो है वो अपने जो कि डाटा होते हैं वो कॉल सेंटर से लेते हैं। ठीक है, या कोई भी अदर पर्सन अपना क्या करता है, डाटा चोरी करता है। इसलिए आप सभी को पता है ये जो एप्स वगैरह भी होते हैं ना, कि जस्ट अगर आप कहीं पे भी क्या करो कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर या मतलब कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो, तो आपसे सारी परमिशन पहले मांगते हैं, क्योंकि अगर आप परमिशन नहीं दोगे तो फिर वो चलाते ही आप चला नहीं पाओगे, यूज़ नहीं कर पाओगे। सो आपको देना पड़ता है और फिर आपका डाटा बेटा सेल होता है। और फिर आपको ऐसे ऐसे कॉल्स आते हैं कि सर मेरे को आपको लोन की ज़रूरत है 2 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की। तो वो इसे चूना लगाने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइप के फ्रॉड देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। ठीक है। सो ये बेसिकली कंप्यूटर रिलेटेड क्या होते हैं, फ्रॉड होते हैं। वेब डिफेसमेंट। अब वेब डिफेसमेंट में क्या होता है दोस्तों, कि जो वेबसाइट का होम पेज होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है विद विद पोर्नोग्राफिक एंड डिफेमेटरी पेज से। मतलब कि आप सभी को पता है कि वो है ना पोर्नोग्राफी कंटेंट है वो अपने इंडिया में बैन है। ठीक है, और फिर उसको वेबसाइट पे क्या है उसको मतलब फ्रंट पेज पे क्या कर देते हैं, जो हैकर्स होते हैं वो मतलब वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। मतलब सिस्टम हैक करके वहाँ पे उसका पूरा सिस्टम बिगाड़ देते हैं। सो इस टाइप के भी आपको फ्रॉड देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। एंड गवर्नमेंट साइट जनरली फेस द वर्क ऑफ हैकर्स ऑन सिंबॉलिक डेज। मतलब आपको कॉन्टिन्यूसली गवर्नमेंट जो साइट्स होती है उस पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है। एंड इंट्रोड्यूसिंग वायरसेस, वर्म्स, बैकडोर्स, रूटकिट्स, ट्रोजन्स एंड बग्स। ये जो सारे हैं वो कंप्यूटर में क्या लाते हैं, अपने एक वायरस प्रोग्राम होता है जो अपने सिस्टम में जो ये डाटा होता है उसके ऊपर अटैक करता है। वो अपना सिस्टम क्या कर सकता है कि करप्ट कर सकता है और अपना डाटा हैक कर सकता है। सो आपको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। सो आप अपने सिस्टम को, आप अपने लैपटॉप्स कंप्यूटर्स को बचाने के लिए आप क्या करते हो, क्विक हेल्प जैसे एंटीवायरसेस आप यूज़ करते हो दोस्तों। ठीक है। तो इस टाइप के आपको क्या है कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस होते हैं। साइबर टेररिज्म, ये भी एक बहुत ही साइबर क्राइम चल रहे हैं अभी बहुत सारे दोस्तों। जो क्या करता है कि इसमें साइबर टेररिज्म बेसिकली डैमेज करता है, डिसरप्ट करता है कंप्यूटर सिस्टम और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को। ठीक है। अब आता है अपना ऑनलाइन सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे भारत में जो कि इलीगल जो भी आर्टिकल्स है, नारकोटिक्स, ड्रग्स, ये सारे इलीगल है, वेपन्स। क्योंकि इन सभी के लिए आपको क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए होता है। सो अगर इनकी ऑनलाइन सेल हो रही है तो फिर वो भी क्या हो गया, आपके साथ इलीगल वर्क हो गया, तो वो भी लॉ के अगेंस्ट होता है। तो ये भी कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस हो गया दोस्तों। फिर आता है साइबर पोर्नोग्राफी। आप सभी को पता है कि बेसिकली ऐसे अमेरिका या जो कि यूकेज वगैरह होती हैं, तो वो मतलब वहाँ पे ऐसे पोर्नोग्राफी बैन तो नहीं है, बट हाँ चाइल्ड पोर्नोग्राफी हर जगह बैन है सारी कंट्रीज में। डेट मीन्स आप सभी को पता है, इसलिए इसे 18+ कंटेंट भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है। सो साइबर पोर्नोग्राफी भी एक टाइप का साइबर क्राइम आ गया दोस्तों। और मतलब जैसे कि आपके ग्रुप्स में भी क्या है कि पोर्नोग्राफिक जो भी मतलब क्या है कि पीपल हो सकते हैं कि जो आपके ग्रुप में अपलोड करते होंगे कि मतलब न्यूड पिक्स वगैरह। सो इस टाइप के फ्रॉड काफ़ी चलते हैं, वो आपका सिस्टम हैक करने की कोशिश करते हैं। इसलिए दोस्तों आप किसी के बहकावे में मत आइएगा, आपको अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है। बट हाँ जैसा कि आप सभी जानते हो कि वीपीएन जो है उसका यूज़ करके
आप ब्लॉक वेबसाइट एक्सेस कर लेते हो, बट प्लीज़ ऐसा मत करिए। आप अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए दोस्तों। फिर आता है फिशिंग एंड ईमेल स्कैम। Phishing involves frequently acquiring sensitive information through misquoting oneself as a trusted entity। कि ये जो फिशिंग क्या होता है कि मतलब फ्रॉडुलेंटली क्या करना पड़ता है कि मतलब ये एक्वायर करता है व्हाट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन। आपको डेली कॉल आते रहते हैं। थेफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की चोरी होना, अपना डाटा लीक होना। फिर सोर्स कोड थेफ्ट कि ए सोर्स कोड जनरली इज द मोस्ट coveted एंड इम्पोर्टेंट क्राउन ज्वेल एसेट ऑफ ए कंपनी। तो देखो सोर्स कोड जो है वो बेसिकली क्या होता है कि प्रेजेंटेशन में या मतलब कि जो अपना प्रेजेंटेशन है तो उसमें यूज़ किया जाता है दोस्तों। ठीक है। और सोर्स कोड जो है वो बहुत 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 ज़्यादा मात्रा में हो रहा है और इसको कंपनी की एसेट भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। ये सारी पेनल्टीज आप सभी को याद करनी है दोस्तों। इसमें मेरे समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। और ये देखो यहाँ पे दिया भी है कि कंप्यूटर सोर्स कोड क्या होता है कि दिस इज ए लिस्टिंग ऑफ प्रोग्राम्स, कंप्यूटर कमांड्स, डिजाइन एंड लेआउट एंड प्रोग्राम एनालिसिस ऑफ ए कंप्यूटर रिसोर्सेज इन एनी फॉर्म। ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन होगी कि जो कि कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं या आप जो कि कमांड प्रमोट यूज करते हो। ठीक है। तो वो सारे क्या होते हैं, अपना कंप्यूटर सोर्स कोड होता है दोस्तों। ठीक है। और ये सारी पेनल्टीज हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 दोस्तों आज कंप्लीट हुआ है। ठीक है। आप इसकी जो पनिशमेंट है इसमें से एमसीक्यूज आपको देखने को जरूर मिलता है दोस्तों, क्योंकि इस चैप्टर में से 2 से 3 मार्क्स के आपको एमसीक्यू देखने को मिलते हैं। सो प्लीज़ आप जो ये पनिशमेंट है वो पनिशमेंट पेनल्टीज जो है वो याद करना दोस्तों, क्योंकि अपने एक एक मार्क्स की दोस्तों यहाँ पे फाइट होती है। ठीक है। तो होप सो आपने आज का सेशन जो है वो एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में डालो, फ्रेंड्स में डालो। सो डेट मतलब सभी इस जो भी रिवीजन सीरीज अभी अपनी चल रही है सारे इसका फ़ायदा उठा सके दोस्तों। और जो और जो अपनी फैमिली है वो अब तक 64 तक पहुंची है और हमने हाफ सेंचुरी दोस्तों कवर कर ली है। हमने हाफ सेंचुरी मार दी है और हम शतक की ओर निकल पड़े हैं। सेंचुरी होने वाली है, जी हाँ दोस्तों। और अभी हमें सेंचुरी तक रुकना नहीं है दोस्तों। अभी हमने 500 प्लस का टारगेट है। इस जो भी अपना जो भी मंथ एंड होगा मार्च में, तो आपको 500 सब्सक्राइबर का अपना टारगेट है। और जस्ट अगर वो अपना टारगेट कंप्लीट होता है तो जैसा ही आप सभी को पता, मैं ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूँ कि मैं आप सभी के लिए एडवांस अकाउंट और अफर्म की भी वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों। सो अपना सपोर्ट कीजिए और हम भी आपका सपोर्ट करने के लिए पूरा तैयार है दोस्तों, डेडिकेटेड है। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।